अब आज के दिन ऑक्सीजन फैमिली में हम अगले गुण को पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी। उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं और इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कहते हैं। सबसे पहले पता कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता होती क्या है। देखो, इलेक्ट्रॉन बंधुता को इधर कहीं चेक करते हैं और सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये मिल जाए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता को किस फॉर्म में हम समझ पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि डेफिनेशन से इलेक्ट्रॉन बंधुता का पूरा अर्थ समझ में नहीं आता है। तो देखो, मैं इसको ऐसे कुछ बनाता हूं। हम लोगों ने एक एटम बनाया है, ये उसका न्यूक्लियस है और उसके न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारी क्लासेस हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इन कक्षाओं को कहते हैं, इन क्लासेस को कहते हैं ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो नाभिक के सबसे नजदीक क्लास होती है उसके लिए एनर्जी लेवल या एनर्जी की अमाउंट सबसे कम, और आप नाभिक से जितनी दूर जाते जाओगे सेल्स में, उस कक्षा के लिए एनर्जी का लेवल उतना ही अधिक। मैं जनरल फॉर्म में माने लेता हूं कि पहली कक्षा के लिए 10 जूल एनर्जी चाहिए, सेकेंड क्लास की एनर्जी 20 जूल, 30, 40, 50 और 60 जूल एनर्जी है। मतलब कहने का मेरे ये है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 10 जूल है तो वो पहली कक्षा में चक्कर लगा पाएगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 50 जूल है तो वो 5वीं कक्षा में चक्कर लगा पाएगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 30 जूल है तो वो किसी क्लास में चक्कर लगाएगा, तीसरी। हर नाभिक के चारों ओर जो क्लासेस होती हैं उनको एनर्जी लेवल इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनकी एक फिक्स एनर्जी होती है और जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस फिक्स एनर्जी के बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ लेता है कि सर जी इसकी 20 जूल ऊर्जा है, ये कौन सी कक्षा में चक्कर लगाएगा, तो हम बता देंगे बेटा दूसरी क्लास की, क्योंकि एनर्जी 20 जूल है, ये इलेक्ट्रॉन 20 जूल वाली क्लास में चक्कर लगाएगा, अर्थात दूसरी कक्षा में चक्कर लगाएगा। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में करना क्या है, आपको एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को इस एटम के अंदर पहुंचा देना है। तो कैसे पहुंचेगा उस पर बात करते हैं। बाय चांस मैंने माना कि इसके बाहर, एटम के बाहर हवा में, एटमॉस्फेयर में कहीं एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी एनर्जी कितने जूल है, 80 जूल। अभी सबसे पहली बात ध्यान देते हैं, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अगर इलेक्ट्रॉन जो एटमॉस्फेयर पर है इसका 80 जूल एनर्जी है, अगर ये इस क्लास पे आना चाहे तो ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि 80 जूल से आप 60 जूल वाली क्लास पर आ रहे हो। एटमॉस्फेयर हवा में इसका एनर्जी 80 जूल है, लेकिन वो क्लास में आना चाहता है 6वीं क्लास में। ध्यान से देख करके बताना, 80 जूल थी, इस क्लास में आना चाहता है तो इसको एनर्जी कितनी जूल करनी पड़ेगी, 60 जूल। अर्थात इलेक्ट्रॉन की जो 80 जूल है इसको कम करके 60 जूल करना पड़ेगा। इस दौरान इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी त्यागेगा, 20 जूल। तो हम कहेंगे अगर वो 6वीं कक्षा में प्रवेश पाता है तो 6वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कितने जूल है, -20 जूल। अभी बात में आएगी सर -20 जूल ये क्या है, तो बेटा -20 जूल क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करते हुए, खोते हुए सेल में आ रहा है, उसने 20 जूल एनर्जी वेस्ट कर दी, खो दी। क्योंकि 20 जूल एनर्जी खो दी इसलिए हमने इसको कौन से साइन के साथ लिखा है, निगेटिव साइन के साथ। अभी मैं दूसरी बात करता हूं, ध्यान से देखकर बताना बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन 5th क्लास पे आए, कोई ऐसा एटम है जिसमें 6 कक्षाएं नहीं बल्कि कितनी क्लासेस है, 5, तो इलेक्ट्रॉन 80 जूल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी जूल पर आएगा, 50 जूल वाली क्लास पर आएगा, क्योंकि 5 कक्षाओं पे अब जाना है। तो ध्यान से देखकर बताओ बेटा, 80 जूल से 50 जूल पे आना है, कितनी जूल एनर्जी त्यागेगा, 30 जूल। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता की वैल्यू हो गई -30 जूल। लेकिन कोई एटम हमको ऐसा मिलता है जिसमें केवल नाभिक के चारों ओर 4 क्लासेस हैं, अर्थात 4 क्लासेस का मतलब उसकी हाई एनर्जी लेवल कितनी है, 40 जूल वाली। इलेक्ट्रॉन अगर उस चौथी क्लास पे आना चाहता है, कितने ऊर्जा का त्याग करेगा, 40 जूल। हम कहेंगे इस दौरान इलेक्ट्रॉन बंधुता की वैल्यू कितनी है, -40 जूल। अभी ध्यान देने वाली बात है, तीसरी क्लास पर अगर आना चाहेगा तो 50 जूल एनर्जी त्यागेगा, दूसरी क्लास पर आना चाहेगा कितने जूल एनर्जी त्यागेगा, 60, क्योंकि 80 से 20 पर आना तो 60 जूल एनर्जी उसको लूज करनी होगी। बेटा अगर 80 से
पहली क्लास पर आना है तो इसको कितने जूल एनर्जी त्यागनी होगी, 70 जूल एनर्जी को लूज करना होगा, तब ये फर्स्ट सेल पर आएगा। अब इन सारी चीजों को केवल बेटा एक ही अरेंजमेंट में देख भी नहीं लेना है, साथ में हमको इस बात को भी समझना है। क्या बात समझनी है, हमने ये फिगर इसलिए नहीं बना दिया केवल आप इसको समझ लें बस काम खत्म। इससे अन्य भी चीजें पढ़नी है। क्या पढ़नी है कि अगर आपके पास दो एटम हैं, पहले एटम में 6 क्लासेस हैं और दूसरे एटम में 4 क्लासेस हैं। इसमें 6 थी और मैंने दूसरा एक एटम जस्ट साइड में बनाया, उसमें कितनी क्लासेस थी, 4। इसकी एनर्जी 10, 20, 30, 40। जो एटमॉस्फेयर पर इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी कितनी थी, 80 जूल। अब आप ध्यान से देख करके बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन 6 कक्षाओं वाले एटम के अंदर आएगा, उसको कम से कम कितनी एनर्जी त्यागनी पड़ेगी, 20 जूल। क्योंकि 80 है, 60 बनाने के लिए इसको 20 जूल एनर्जी क्या कर देनी होगी, लूज कर देनी होगी, त्याग देनी होगी। लेकिन वही इलेक्ट्रॉन 80 जूल वाला इलेक्ट्रॉन जब चौथी कक्षा पर आएगा, क्यों चौथी कक्षा पर आएगा, क्योंकि इस एटम में केवल 4 क्लास हैं, 5 क्लास है नहीं, 6वीं क्लास है नहीं, तो उसको चौथी क्लास पर आना पड़ेगा। क्या कहते हो आप लोग, 80 जूल इलेक्ट्रॉन अगर चौथी क्लास पर आता है तो उसको अपनी एनर्जी 80 जूल से कितनी जूल करनी पड़ेगी, 40 जूल करनी पड़ेगी, अर्थात उसको त्यागनी कितनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कितना हो जाएगा, 40 जूल। त्यागी गई एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। बस बेटा इससे मुझे एक बात बतानी थी आप लोगों को, जो एटम बड़ा होता है, साइज में एटम जो बड़ा है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता की वैल्यू कैसी होती है, कम, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एनर्जी त्यागना है और 6वीं क्लास पे इंटर कर देना है। और जिस पर बेटा एटम का साइज छोटा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है अधिक। रीजन है आपको पता हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बहुत सारी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। जब बहुत सारी एनर्जी लूज करेगा तब वो चौथी क्लास पे एंट्री पाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही क्या, जो मैं बोल रहा हूं कि अधिक परमाणु कक्षाओं वाला जो परमाणु होता है उसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता की वैल्यू कैसी रहती है, कम, और जिस एटम में कम कक्षाएं होती हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता की वैल्यू कैसी रहती है, अधिक। आप यहां से मान लो अगर इसको 6वीं क्लास पर आना होता तो बेटा 20 जूल एनर्जी त्यागनी थी, चौथी क्लास पे आना होता तो 40 जूल एनर्जी त्यागनी थी, तीसरी क्लास पे आना होता तो 50 जूल एनर्जी उसको क्या करनी पड़ती, लूज करनी पड़ती। तो जितना कम क्लासेस में आएगा, जितनी छोटी क्लास पे इलेक्ट्रॉन आएगा, एनर्जी उतनी ही अधिक त्यागनी पड़ेगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी मैं क्या देखता हूं, अगर मैं आकार का अरेंजमेंट चेक करता हूं तो बेटा सल्फर का जो आकार होता है उससे बड़ा आकार होता है सेलेनियम का, और उससे बड़ा आकार होता है टेल्यूरियम का, और बेटा उससे भी बड़ा आकार होता है पोलोनियम का। इसका मतलब है पोलोनियम में बहुत सारी सेल्स हैं, बहुत सारी कक्षाएं हैं, आकार बड़ा है, 6 क्लासेस होंगी, इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी एनर्जी त्यागेगा और क्लास में क्या कर जाएगा, इंटर कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होगी, कम, मैंने लिख दी। अच्छा टेल्यूरियम में उससे एक कम क्लास है, कितनी क्लासेस हैं, 5। सोचने वाली बात है, अगर 5 क्लासेस हैं तो मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा कि 80 से कितने जूल त्यागनी पड़ेगी, 30 जूल। इसका मतलब थोड़ा सा निशान को चेंज किया जाए, उल्टा कर लिया जाए। ये 20 जूल पर काम कर रहा था, इसके लिए यहां पे आने के लिए कितनी जूल, 30 जूल। सेलेनियम में 4 क्लासेस होती हैं, मतलब यहां तक होता है, इलेक्ट्रॉन को कितने जूल एनर्जी त्यागनी पड़ेगी, 40 जूल एनर्जी, मतलब थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी त्यागनी पड़ रही है, तो इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता और अधिक। अच्छा मैं सल्फर पर बात करता हूं तो 3 कक्षाएं बनी होती हैं, ध्यान से देखो फिगर को, बताओ 3 क्लासेस बनी है। इसका मतलब 80 जूल वाले इलेक्ट्रॉन को तीसरी क्लास में इंटर करवाना है, तीसरी क्लास का मतलब 30 जूल वाली क्लास में कितने जूल एनर्जी त्यागनी पड़ेगी, 50 जूल, मतलब अपेक्षाकृत अधिक, इसलिए सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता उससे भी कैसी हो गई, अधिक हो गई। अब इसमें से एक अरेंजमेंट अपोजिट है, इसको तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी कभी, वैसे तो कायदे से अगर देखें तो नियमानुसार तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता और भी कम होनी, अधिक होनी चाहिए। क्यों, ऑक्सीजन में नाभिक के चारों केवल कितनी कक्षाएं होती हैं, 2 कक्षाएं। 2 कक्षाएं का मतलब पहली दूसरी, अर्थात हमें इलेक्ट्रॉन को जिसकी एनर्जी 80 जूल है कहां पर लाना है, 20 जूल एनर्जी। कितनी जूल एनर्जी लूज करनी चाहिए, 60 जूल एनर्जी लूज करना चाहिए। तो कायदे से तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है सबसे अधिक होना चाहिए। लेकिन बेटा इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक नहीं होती,
ऑक्सीजन और सल्फर में अगर कंपेयर करते हैं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है और सल्फर की थोड़ी सी ज्यादा होती है। ये जो नियम के विपरीत है, तो जो नियम का अरेंजमेंट है वो ये है। अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या ऐसा रीजन रहा कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो रही वो कम हो गई और सल्फर की ज्यादा रही। तो इसको जरा थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हमें इस बात को चेक करना है कि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता सल्फर की क्यों है। हमसे पूछ लेता है आखिर ऐसा क्यों है आपके पास कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो कम है और सल्फर की ज्यादा है, जबकि कायदे से अगर मैं चेक करता हूं, देखो मैं निकाल के भी दिखा देता हूं। तो देखो बेटा, हम चेक करेंगे ऑक्सीजन को और सल्फर को नॉर्मली कंडीशन पर। पहले चेक करते हैं ऑक्सीजन में, सल्फर में कितनी क्लासें होती हैं? 3। 80 जूल में से 3 क्लासेस का मतलब 30 जूल में आना है। 80 से 30 जूल में आने के लिए कितनी एनर्जी? 50 जूल एनर्जी इन्वेस्ट खर्च होगी। और बेटा ऑक्सीजन में कितनी क्लासें हैं? 2। 80 से 20 वाली में क्लास में आना, 20 जूल वाली एनर्जी वाली क्लास में आना पड़ेगा, तो कितनी जूल एनर्जी खर्च होगी? 60। ऐसा हमारा मानना है। लेकिन फिर हुआ क्या, इसी में से तो तुम लोगों को दोबारा से चेक करना है। मैं ऑक्सीजन की बात करता हूं। ऑक्सीजन के परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के सब कैसे होते हैं? नजदीक। अब सोचो इलेक्ट्रॉन में इसमें क्लासें कितनी बनी है? 2। ये 10 जूल एनर्जी वाली, ये 20 जूल एनर्जी वाली। और जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी कितनी है? 80 जूल। तो जब 80 जूल एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के अंदर आने लगा, तो यहां के इलेक्ट्रॉनों ने, क्योंकि इनकी डेंसिटी हाई है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर हैं, इन सब ने उस 80 जूल वाले इलेक्ट्रॉन को क्या किया? प्रतिकर्षित किया। अगर प्रतिकर्षित किया तो अब आप इस बात को ध्यान दें, अगर ये इलेक्ट्रॉन सब प्रतिकर्षित करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगी, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया? इन इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के विरुद्ध आने के लिए 80 जूल इलेक्ट्रॉन ने 15 जूल एनर्जी अपनी रास्ते में खर्च कर ली, एक्स्ट्रा वर्क करने में। क्योंकि यहां से प्रतिकर्षण इतना जा रहा है तो वहां से वर्क कैसा करना पड़ेगा? अधिक। तो 15 जूल एनर्जी तो उसने क्या कर ली? पहले से वेस्ट कर ली। क्या से वेस्ट कर ली? कि हम इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण लगने के बावजूद भी एटम में प्रवेश करेंगे। तो बेटा सोच समझ के बताओ, 15 जूल एनर्जी तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करने में लग गई। 80 जूल में से 15 जूल एनर्जी लग गई, बची कितनी? 65 जूल एनर्जी। बेटा इसमें 2 कक्षाएं थी, तो दूसरी कक्षा की एनर्जी कितनी थी? 20 जूल। 65 जूल से 20 जूल पर आना है आपको, कितनी एनर्जी खर्च करेगा उस दौरान? 45 जूल। हमारे गणित में कितना जूल था? 60 जूल। लेकिन वास्तविकता में कितना जूल एनर्जी खर्च हो रहा है? 45 जूल। कहोगे 15 जूल, वो तो इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करने में खर्च हुई है, तो वो कार्य करने में उसको तो छोड़ ही दो। 45 जूल लगा है, इसका मतलब 60 की जगह पर यहां कितना होना चाहिए? 45। जैसे ही 60 की जगह 45 होना चाहिए, मैं इसको देख के ही समझ गया कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है और सल्फर की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी है? अधिक। अभी समझ पाओगे इसको? आ जाएगा? एक काम करते हैं, इस बात को यहां लिखते भी हैं, लिखते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु का आकार छोटा होता है, अतः इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकांश ऊर्जा
अधिकांश ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के अधिकांश ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करने में लग जाती है, अतः अब कम मात्रा में ऊर्जा का त्याग करते हुए इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में पहुंचाया जा सकता है। पहुंचाया जा सकता है। यही कारण है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी भी कह सकते हैं, सल्फर की अपेक्षा कम होती है। तो बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि ऑक्सीजन और सल्फर में से अगर कंपेयर करने के लिए कहेगा तो फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थोड़ी सी कम होती है और सल्फर की गेन एंथैल्पी उससे थोड़ी सी अधिक होती है। अभी एक और चीज को चेक करेंगे। तो बेटा अगर धात्विक प्रकृति पढ़ते हैं ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स से, तो हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि पहला एलिमेंट जो ऑक्सीजन है और दूसरा एलिमेंट इसका सल्फर है, ये दो एलिमेंट अधातु हैं। अगर मैं इसके बाद एलिमेंट्स को चेक करता हूं तो एक है सेलेनियम, दूसरा है टेल्यूरियम। इन दोनों एलिमेंट को अगर मैं चेक करता हूं तो उपधातु जानते हो ना, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कुछ गुण किसके हों, धातु के हों, एक ऐसा एलिमेंट जिसमें कुछ गुण धातु के और कुछ गुण किसके हों, अधातु के। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, पोलोनियम। ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट है इस परिवार का जो कैसा है, धातु है। अच्छा अभी क्या होगा कि अगर हम इनको आवर्त सारणी में चेक करेंगे तो ये एलिमेंट अभी तो लेफ्ट टू राइट लिखे हैं, लेकिन आवर्त सारणी में अगर चेक करेंगे तो ये एलिमेंट ऊपर से कहां की ओर लिखे होंगे, नीचे। क्या बताओगे, ऊपर वाला नॉन मेटल है, नीचे वाला मेटल है। ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का धात्विक लक्षण बढ़ता है कि घटता है, बढ़ता है। तो इसको भी लिखेंगे इस वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का धात्विक लक्षण बढ़ता है। अभी बेटा इसमें से एक और आर्टिकल पढ़ेंगे इसी फैमिली में से, आबंध की प्रकृति। आबंध की प्रकृति। बेटा बॉन्ड का नेचर का मतलब होता है कि ये आयनिक बॉन्ड बनाता है या सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। तो देखो इसको हमेशा ध्यान रखना है तुम लोगों को
इस फैमिली में जो ऑक्सीजन एलिमेंट है ये बेटा आयनिक और सहसंयोजक दोनों प्रकार के बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन को आपने देखा भाई आयनिक बॉन्ड भी बनाता है और सहसंयोजक बॉन्ड भी बनाता है। लेकिन इस फैमिली के अगर मैं अदर एलिमेंट्स की बात कर लेता हूं जैसे सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और सल्फर, ये सारे के सारे एलिमेंट केवल कौन सा बॉन्ड बना सकते हैं? सहसंयोजक। सहसंयोजक का मतलब समझते हो ना, सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड का नेचर जो है भैया ये सबको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन केवल एक ऐसा एलिमेंट है आयनिक बॉन्ड बनाएगा कैरेक्टर में और सहसंयोजक भी बना सकता है। लेकिन अगर मैं इस फैमिली के अदर एलिमेंट्स की बात करूंगा तो बेटा इस फैमिली के अदर एलिमेंट कौन सा बॉन्ड केवल बना पाएंगे? सहसंयोजक बॉन्ड बनाएंगे। अभी बात करते हैं इसके अतिरिक्त इस फैमिली के तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या की विषय में। ऑक्सीकरण संख्या बेटा ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर में तो दो चीजें अलग से लिखनी पड़ेगी। पहली चीज क्या लिखनी पड़ेगी? ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है, ध्यान देना बेटा, -2। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 हो सकती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण -1/2 हो सकती है। और बेटा कभी कभी ऐसा भी कंपाउंड हमको मिला है जिसमें से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही है। अब हमसे पूछ लेता है कि ये ऑक्सीडेशन नंबर इतनी चेंज करता है किस कौन कौन सी सिचुएशन पर? बेटा -2 होती है सामान्य ऑक्साइडों में। ध्यान देना, -2 ऑक्सीडेशन कैसे ऑक्साइडों में होती है? सामान्य ऑक्साइडों में। अगर कोई कंपाउंड ऑक्सीजन के द्वारा बनाया गया है और वो कंपाउंड पराऑक्साइड है, जैसे हाइड्रोजन पराऑक्साइड, सोडियम पराऑक्साइड, अगर वो पराऑक्साइड कंपाउंड है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी रहेगी? -1। अगर कोई कंपाउंड सुपर ऑक्साइड है तो सुपर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है? -1। और +2 ऑक्सीडेशन स्टेज केवल और केवल एक यौगिक में होती है ऑक्सीजन के, किसी दूसरे यौगिक में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेज दिखाता ही नहीं अभी, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा यौगिक नहीं है एक को छोड़कर जिसमें ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा है। उस यौगिक का नाम भी पढ़ लेना चाहिए। तो बेटा उस यौगिक को है OF2। इसको ध्यान रखना, OF2 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। क्या इसके अलावा कोई ऑक्सीजन का कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? आप बताओगे कोई ऐसा दूसरा कंपाउंड नहीं है। एक ऑक्सीडेशन स्टेट मुझसे छूट गया है अभी बताने में, इसको बेटा यहां पर रख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? 0। ऑक्सीजन जब गैस के फॉर्म में होता है तो फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर उस समय 0 होता है। ये तो हो गया केवल ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके अलावा भी चेक करेंगे तो किस कौन कौन सा बचता है? सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और बेटा कौन बचता है? पोलोनियम। अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो बेटा इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, +2, +4 सॉरी और +6 होता है। तो मैं क्या सोचता हूं, ऑक्सीजन का अकेले ऑक्सीडेशन स्टेट अलग फ्रेम में चल रहा है, बाकी सबका तो एक साथ है। तो ऑक्सीजन का क्योंकि अलग फ्रेम में चल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें ऐसा कर लेना चाहिए कि इसको ढंग से तैयार कर लेना चाहिए। और खास करके वो वाली बात OF2 वाली, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सिंगल कंपाउंड ऐसा है। फिर मैं इसको दोबारा से रिपीट कर दूं, वीडियो में अगर होगा तो उसको तो बार बार देख सकते हैं, लेकिन ऐसे मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। -2 सामान्य ऑक्साइडों में होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या, पराऑक्साइडों में -1, सुपर ऑक्साइडों में -2, -1/2। 0 वगैरह का तो आसान है, O2 ऑक्सीजन गैस का, ओजोन गैस का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो एक काम करेंगे, इनको नोट करेंगे जल्दी से और फिर आगे को पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टी तकरीबन लगभग सभी पढ़ रखी है। अब केमिकल प्रॉपर्टी पर चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स की रिएक्शन किससे करवा दी है? हाइड्रोजन से। केमिकल प्रॉपर्टी में पहला केमिकल प्रॉपर्टी कि अगर ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं तो किस टाइप का कंपाउंड तैयार करेंगे? एक नॉर्मल सी चीज है, ऑक्सीजन फैमिली का अगर एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन का तैयार करता है, पूरी करता है, तो ये EH2 टाइप का कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा, या
H2E टाइप का कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा। तभी कई बच्चों के दिमाग में आ गया होगा सर जी ई क्या है। तो बेटा ई है ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट। कौन कौन से इसकी जगह ले सकता है बेटा? इसकी जगह खुद ऑक्सीजन ले सकता है, सल्फर ले सकता है, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम को ई के स्थान पर रखा जा सकता है। मैं ये भी लिख भी दूं कि इन सबको किसकी जगह पर रखा जा सकता है? ई की जगह पर रखा जा सकता है। अभी उसी बेसिस पर अगर देखा जाए H2E के बेसिस पर H2O बना है, H2S बना है, H2SE बना है, H2TE बना है, H2PO बना है। इनमें से अगर बात होगी तो ऑक्सीजन का नेचर थोड़ा सा कैरेक्टर अलग है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके H2O तो बनाता ही बनाता है, इसके अतिरिक्त बेटा एक और कंपाउंड बनाता है, इसको तैयार रखना है H2O2। इसको मैं यहां थोड़ा सा इंडिकेशन की ये देता हूं कि अगर कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्शन की बात आएगी, हाइड्रोजन से रिएक्शन की बात आएगी, तो इतना बताना है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके कितने प्रकार के कंपाउंड बना सकता है? 2 प्रकार के। पहला H2O और दूसरा H2O2। जबकि इस फैमिली के शेष एलिमेंट जब भी कंपाउंड से रिएक्शन करें, एलिमेंट से रिएक्शन करेंगे तो कंपाउंड बनेगा H2E टाइप का। अभी बात करेंगे कि अगर आपने ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स के रिएक्शन करवाते ये कंपाउंड प्राप्त कर लिए हैं, तो इन कंपाउंड्स के थोड़े से नेचर पढ़ लेते हैं। बाय नेचर कैसे? जैसे सबसे पहला नेचर हमको पढ़ना है वाष्पशीलता। अब वाष्पशीलता को कैसे हम समझते हैं? वाष्पशीलता में क्या था? एक हमारे पास लिक्विड भरा रखा है, उस लिक्विड में सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ वांडर वाल्स फोर्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब वांडर वाल्स फोर्स के थ्रू अगर सब जुड़े हुए हैं और हमें उस कंपाउंड को वेपर में चेंज करना है, तो हमें करना क्या होगा? उन मॉलिक्यूल्स के बीच का वांडर वाल्स फोर्स क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। और जैसे ही वांडर वाल्स फोर्स ब्रेक होगा, वो मॉलिक्यूल इस कंपाउंड से निकलकर कहां पर पहुंच जाएगा? एयर में। हम तुरंत कहेंगे हमने कंपाउंड को वेपर फेस में क्या कर लिया है? चेंज कर लिया है। आप सबके बात दिमाग में ये आ गई कि सर जी वांडर वाल्स फोर्स को ब्रेक करना पड़ेगा अगर आप किसी कंपाउंड को वाष्प के रूप में क्या करना चाहते हो? बदलना चाहते हो। अब मैं क्या सोचता हूं, इनके सभी के साथ लगे हाइड्रोजन एटम का साइज तो सेम है, लेकिन अगर मैं सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम की बात करूं, सल्फर का आकार छोटा, सेलेनियम का बड़ा, टेल्यूरियम का और बड़ा, पोलोनियम का तो उससे भी बड़ा। अगर क्योंकि पोलोनियम का साइज बड़ा है, ये ज्यादा वांडर वाल्स फोर्स भी तो बना लेगा। भाई वांडर वाल्स फोर्स कहां बनता है? सरफेस पर। जब साइज बड़ा तो पोलोनियम के जो हाइड्राइड है, इस पोलोनियम के हाइड्राइड का साइज बड़ा, सरफेस एरिया अधिक, वांडर वाल्स फोर्स ज्यादा। सोचो इसमें ज्यादा वांडर वाल्स फोर्स होंगे, इसमें थोड़े से कम वांडर वाल्स फोर्स होंगे। मैं मान लेता हूं इसमें वांडर वाल्स फोर्स है 100 और इसमें है 90, इसमें है 80। अभी आप समझ सकते हो इसको वेपर में चेंज करने के लिए आपको 100 वांडर वाल्स फोर्स ब्रेक करने होंगे। इसको वेपर में चेंज करने के लिए 90 वांडर वाल्स फोर्स ब्रेक करने होंगे। इसको वेपर में चेंज करने के लिए 80 वांडर वाल्स फोर्स ब्रेक करने होंगे। इसको 70। क्या लगता है इनमें से सबसे अधिक वांडर वाल्स फोर्स ब्रेक करने के लिए सबसे टेंपरेचर भी अधिक देना पड़ेगा। अभी आपको क्या लगता है कि वाष्पशीलता की बात करें जाए, कौन सबसे अधिक शीघ्रता से वाष्प के रूप में बदल जाएगा? पहले वाला सबसे अधिक जल्दी से वाष्प के रूप में बदल जाएगा। क्यों बेटा? अगर इसका वांडर वाल्स फोर्स कैसा है? कम, सरफेस एरिया कम था। तो बेटा आपके हिसाब से अगर मैं इसको मिटा दूं, आपके हिसाब से मिटा दें, अपने हिसाब से लिख लें, तो नियम क्या होना चाहिए? वाष्पशीलता सबसे अधिक इसकी, जल्दी से वाष्प में बदल जाएगा, फिर इसकी, फिर ये पोलोनियम का। लेकिन इसमें से एक अरेंजमेंट गलत है बेटा, ये लास्ट वाला। क्यों गलत है? अब पूछता है अच्छा H2O का क्यों नहीं ऐसा हुआ कि वांडर वाल्स फोर्स ब्रेक हुए? तो हमने बताया कि H2O वांडर वाल्स फोर्स के थ्रू नहीं जुड़ता है, H2O जुड़ता है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वांडर वाल्स फोर्स से कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये जल्दी से वेपर के फेस में बदलेगा नहीं, तो इसकी वाष्पशीलता कैसी हो जाएगी? कम। और क्योंकि कम हो जाएगी, हमें एरो को सिंबल क्या कर लेना चाहिए? चेंज कर लेना चाहिए। फिर मैं दोबारा से रिपीट करता हूं,
पहले तो बताओ, अगर इसको कंपाउंड को छोड़ दिया जाए, इन पर जान पाए सरफेस एरिया किसका अधिक होगा? H2PO का। वान डर वाल्स फोर्स अधिक लगेंगे, उन वान डर वाल्स फोर्स को तोड़ने के लिए अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा, और अधिक टेम्परेचर बनेगा देना पड़ेगा, इसका मतलब ये जल्दी से वेपर के फेस में नहीं चेंज, वाष्पशीलता कम, इसमें कम वान डर वाल्स फोर्स, जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, वाष्पशीलता अधिक। इसमें और कम वान डर वाल्स फोर्स ड्यू टू साइज छोटा है, क्योंकि कम वान डर वाल्स फोर्स, जल्दी से ब्रेक होगा, ज्यादा वाष्प बनाएगा, कम वान डर वाल्स फोर्स और जल्दी से टूटेगा और भी अधिक वाष्प बनाएगा। अब बात आ गई इस पे, तो तुरंत उसको बता दो ये कि भैया इस पे क्या है कि वान डर वाल्स फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? इसमें लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। और क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वान डर वाल्स फोर्स की अपेक्षा कैसा होता है? अधिक स्ट्रांग होता है। आप H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो अगर H2O का एक ये मॉलिक्यूल हुआ, एक ये मॉलिक्यूल हुआ, तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी इसके पहले हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखी थी क्लास 10th पर या 11th पर मेरे ख्याल से था, हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे ही तो पढ़ा था। तो बेटा वाटर का ये मॉलिक्यूल हो गया, वाटर का ये मॉलिक्यूल हो गया, वाटर का ये मॉलिक्यूल हो गया, और ये मॉलिक्यूल किस बॉन्ड से जुड़े हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से। यही बॉन्ड ब्रेक करना है। अब इस बात को समझ गए कि H2O की वाष्पशीलता कम होगी, H2S से, रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। अभी आगे चलेंगे, कहता है क्वथनांक। अब क्वथनांक की बात होती है, तो क्वथनांक में अगर मैं चेक करता हूं ऐसी सिचुएशन पे क्वथनांक किसका दिख रहेगा, तो जो वाष्पशीलता का तकरीबन क्रम है लगभग वही क्रम किसका होता है? क्वथनांक का। अच्छा, क्वथनांक में भी तो आप यही काम करते हो। कहोगे कौन सा काम करते हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड क्या करते हो? तोड़ते हो। जिस कंपाउंड के मॉलिक्यूल के बॉन्ड को तोड़ने में अधिक टेम्परेचर लग गया, हमने कहा इसका क्वथनांक कैसा होता है? अधिक। और जिसका टेम्परेचर कम लगा उसका क्वथनांक कैसा हुआ? कम। अभी सोचने वाली बात, मैं फिर से उस बात को रिपीट करूंगा। यहां पर वान डर वाल्स फोर्स कैसे होंगे? अधिक। सरफेस एरिया ज्यादा है तो बॉन्ड अधिक, वान डर वाल्स बॉन्ड अधिक, तो बेटा तोड़ने के लिए टेम्परेचर भी कैसा चाहिए? अधिक टेम्परेचर चाहिए ना। समझ पाए बेटा इसको? अच्छा यार ये बताओ, इसके बाद ऐसा लगा ये प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि इससे कम सरफेस एरिया इसका और इससे भी कम सरफेस एरिया इसका। लेकिन अब सबसे कठिन चीज है, अब यहां पर जो साइन लगेगा वो ऑपोजिट लगेगा। पूछो क्यों? क्योंकि सर जी इसका सरफेस एरिया से तो इसका भी सरफेस एरिया छोटा होना चाहिए, तो कायदे से निशान तो हमें ऐसे लगा लेना चाहिए। लेकिन हमने बताया कि बेटा इसमें तो मॉलिक्यूल्स के बीच में वान डर वाल्स फोर्स ही लग रहा था, तो इसको तोड़ने के लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए? कम। लेकिन मैं जल के अणुओं के बीच बात करता हूं तो कौन सा बॉन्ड अप्लाई होता है? इसको तोड़ने के लिए एनर्जी कैसी चाहिए? और ज्यादा एनर्जी के लिए टेम्परेचर भी कैसा चाहिए? अधिक। इसलिए मैंने अधिक टेम्परेचर का साइन इधर की ओर बना दिया है। इससे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? चलिए आगे पढ़ें। नेक्स्ट नंबर आता है ऊष्मीय अपघटन। अच्छा, ऊष्मीय अपघटन में क्या होता है? अब इस बात को भी मतलब समझेंगे। वाष्पशीलता और क्वथनांक इस बात पर डिपेंड करते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड कितनी जल्दी टूटेगा। लेकिन अपघटन या ऊष्मीय अपघटन इस बात पर डिपेंड करता है कि O और H के बीच का बॉन्ड कितनी जल्दी टूटेगा। फिर देखो ध्यान रखना इस बात को, मैं दोबारा से इस बात को रिपीट करता हूं। क्वथनांक और वाष्पशीलता इस बात पर डिपेंड करते हैं, किस बात पर डिपेंड करते हैं? मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले बॉन्ड के पर, अर्थात या तो हाइड्रोजन बॉन्ड पर या तो वान डर वाल्स बॉन्ड पर। लेकिन अगर कभी अपघटन की बात होती है, अपघटन का मतलब H2 का अलग हो जाना और O का क्या हो जाना? अलग, तो उसके लिए कौन सा बॉन्ड टूटता है? ये सिंगल बॉन्ड। तो अब हमें इन बॉन्ड्स को टूटने का क्रम नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है O और H के बीच का बॉन्ड टूटने का क्रम। ध्यान रखो बेटा इस बात को, तुम लोग होशियार हो, समझ सकते हो। अच्छा, इनमें से बात करें, इन सब में से बात करें, हाइड्रोजन का आकार सेम है, सभी जानते हो। हाइड्रोजन को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ें, इनमें से सबसे बड़ा आकार किसका है? बड़ा आकार है। अच्छा बेटा, अगर बड़ा आकार होगा तो बड़ा आकार के बॉन्ड की लेंथ कैसी होगी? ज्यादा। अगर बेटा बॉन्ड की लेंथ ज्यादा हो गई, बॉन्ड की डिस्टेंस ज्यादा हो गई,
तो F प्रोपोर्शनल टू 1/r वाले फॉर्मूले से नहीं, r स्क्वायर वाले फॉर्मूले से डिस्टेंस ज्यादा का अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो जाए, कम। अभी सोचो अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ, यहां पे साइज बहुत बड़ा था तो बॉन्ड भी बड़ा हो गया, और जब बॉन्ड बड़ा हो गया तो दोनों के बीच की बॉन्ड की लेंथ बढ़ने के कारण क्या हुआ, ये बॉन्ड शीघ्रता से टूटेगा कि शीघ्रता से नहीं टूटेगा, शीघ्रता से। बॉन्ड लेंथ बड़ी है, अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है, कम, बिकॉज ऑफ F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये r की वैल्यू है, जैसे ज्यादा हुई अट्रैक्शन फोर्स कम हुआ, हम बॉन्ड को शीघ्रता से ब्रेक कर सकते हैं। सबसे तेज या सबसे शीघ्रता से बॉन्ड किसका ब्रेक हो सकता है, H2TE का, बिकॉज ऑफ TE का एटम का साइज कैसा है, बड़ा। अच्छा, उससे छोटा बॉन्ड, उससे छोटा बॉन्ड, तो बॉन्ड जितना छोटा हो जाएगा उतना ही स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग होगा तो बॉन्ड के टूटने की संभावना कैसी हो जाएगी, कम, अपघटन कम संभावित रहेगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड टूटने की कहां संभावना है, H2TE की। इसका मतलब इसका सबसे शीघ्रता से अपघटन होगा, क्योंकि इसका सबसे शीघ्रता का आपसे अपघटन होगा, साइन गलत तो नहीं है, उससे कम शीघ्रता का इससे, उससे कम शीघ्रता का। पूछेगा इसका बॉन्ड सबसे कम टूटेगा, बिकॉज रीजन है H और O दोनों के साइज कैसे हैं, छोटे, तो बॉन्ड का साइज भी कैसा हो गया, छोटा। अगर बॉन्ड छोटा हो गया तो अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो गया, अधिक, और अट्रैक्शन फोर्स अधिक हुआ तो इसको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर कैसा देना पड़ेगा, बहुत अधिक देना पड़ेगा। तो भैया इस बात को मिटा लेते हैं इधर। अब अगर ये बात आपको सही ढंग से समझ में आ गई है तो बाकी मुझे नहीं लगता उन बातों को समझने का कोई खास खर्च लगेगा, आपको दिमाग भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, ये बॉन्ड जल्दी से ब्रेक कर लेता है ना, जल्दी से बॉन्ड ब्रेक करने का मतलब जल्दी से हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में तोड़ देगा। भाई क्या हुआ, अगर जल्दी से बॉन्ड ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में क्या हो गया, टूट गया। अगर हाइड्रोजन जल्दी से आयन के फॉर्म में टूट गया तो इसकी अम्लीय नेचर कैसा हो जाएगा, अधिक। भाई अम्ल किसको कहते हो, जो हाइड्रोजन का आयन के फॉर्म में क्या कर दे, ब्रेक कर दे। अब इसमें से मैं एक और बात जोड़ता हूं, अच्छा एसिड कौन सा है, प्रबल अम्ल कौन सा है, जो हाइड्रोजन आयन को शीघ्रता से अलग कर दे। और दुर्बल अम्ल कौन है, जो हाइड्रोजन आयन को शीघ्रता से अलग ना करे, क्योंकि इसमें टेल्यूरियम का साइज बड़ा है, तो टेल्यूरियम का साइज बड़ा होने से हाइड्रोजन जल्दी से टूटकर अलग हो जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा यहां पर कि जल्दी से हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में टूटकर अलग हो जाएगा, क्योंकि जल्दी से आयन के फॉर्म में टूटकर अलग हो रहा है, इसका अम्लीय नेचर कैसा हो गया, अधिक। जितनी जल्दी हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में टूटकर अलग हो जाए उसका एसिडिक नेचर उतना ही कैसा होता है, अधिक। ये अब पूछेगा जल का एसिडिक नेचर सबसे कम क्यों है, बिकॉज ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग लेंथ कैसी होती है, बहुत कम, इसलिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक प्रबल आकर्षण बल से बांधे रहता है। ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जल्दी से आयन के रूप में नहीं टूट सकता है, इसलिए इसका अम्लीय नेचर सबसे कैसा है, कम। देखो मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर दूं, सबसे ज्यादा अम्लीय पदार्थ किसको मानते हैं, जो हाइड्रोजन आयन शीघ्रता से त्याग दे कि शीघ्रता से ना त्यागे, शीघ्रता से त्याग दे, वही सबसे अच्छा एसिड। जिसका बॉन्ड बड़ा होगा वो जल्दी से त्याग देगा, जल्दी से बॉन्ड तोड़ के अलग कर देगा, उसका अम्लीय नेचर सबसे अधिक है। अब चायक क्षमता भी इसी बात पे डिपेंड करती है। अब चायक क्षमता कब होगी, जब कोई भी एलिमेंट अपने पास से हाइड्रोजन को तोड़कर अलग करेगा, ये हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट पर चिपकेगा, अपचयन तभी तो होगा। तो अपचयन की पहली क्या शर्त थी, जब हाइड्रोजन इस एलिमेंट से टूट कर अलग होगा तब दूसरे पे चिपकेगा। अगर यही से शीघ्रता से नहीं टूट रहा है तो दूसरे से चिपकने वाली बात ही नहीं है। तो मुझे क्या सोचना होगा, मुझे यह सोचना होगा इनमें से हाइड्रोजन सबसे जल्दी किससे बॉन्ड तोड़ सकता है, लास्ट वाले से, उससे तोड़ के जल्दी से अलग हो सकता है, क्योंकि शीघ्रता से अलग हो सकता है। मैंने मान लिया कि ये सबसे अच्छा अपचायक, उससे कम अच्छा अपचायक, उससे भी कम अच्छा अपचायक। थोड़ी सी बात बेटा चेक करेंगे इधर भी, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि जब भी कभी ऑक्सीजन फैमिली का एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं, किस टाइप के कंपाउंड पढ़ते हैं, तो इसमें से एक रिएक्शन तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन लिखनी नहीं है, हमें लिखनी किसकी है, सल्फर से ऑक्सीजन की रिएक्शन, सेलेनियम से ऑक्सीजन की रिएक्शन, और टेल्यूरियम से ऑक्सीजन की रिएक्शन, और इसके बाद मुझे पढ़नी है कि पोलोनियम से भी ऑक्सीजन की रिएक्शन किस टाइप से होती है। तो इस बात को अगर मैं पढ़ूं तो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, एक बेटा EO2 और एक EO3, ये दो प्रकार के बनाते हैं ऑक्साइड।
पहला ऑक्साइड दूसरा ऑक्साइड। अब कहोगे सर जी EO2 EO3 में हम समझ नहीं पा रहे हैं। O को तो समझ रहे हो ना, E की जगह पर किसको इस्तेमाल किया जा सकता है? E बराबर सल्फर को, सेलेनियम को, टेल्यूरियम को और पोलोनियम को। अब तो समझ रहे हो ना, मतलब कौन कौन सा ऑक्साइड बन सकता है? EO2 बनेगा तो SO2, EO2 बना तो SeO2। कैसे बन सकता है मैं लिखता हूं। पहला बन सकता है SO2, E की जगह पर मैंने S को रखा, फिर मैं रखता हूं Se को तो SeO2, फिर मैं रखता हूं तो TeO2 और फिर मैं रखता हूं तो PoO2। इसको मैंने लिख लिया है। अभी बात आएगी सर जी इसमें से एक काम और कर दो, हमको ये बता दो अम्लीय नेचर किसका अधिक होगा। बेटा अम्लीय नेचर का तो एक जुगाड़ हमेशा तुम अपने दिमाग में बना के बैठ जाओ। क्या? जैसे जैसे किसी कंपाउंड में, अम्लीय नेचर की बात अगर करें, जैसे जैसे किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन के एटम नंबर बढ़ते चले जाते हैं। इसका 2 सेकंड के लिए रोकेंगे। कैसे? जैसे हमसे पूछेगा EO2 सॉरी और EO3, दो हमारे पास ऑक्साइड हैं, इनमें से कौन सा ऑक्साइड अधिक एसिडिक होगा? हम तुरंत उसको कहेंगे इसमें तो 2 ऑक्सीजन E ने कंटेन कर रखे हैं, उसमें से 3 ऑक्सीजन कंटेन कर रखे हैं, अम्लीय नेचर किसका अधिक होगा? EO3 का। जैसे हमसे कोई व्यक्ति, इसी पर बेस्ड आपको एक क्वेश्चन मिलता है। जैसे ये आंसर ने बताया, एक क्वेश्चन तुरंत आ गया उधर से, क्या? SO2 समझ में आ रहा है बेटा? ये EO2 टाइप का कंपाउंड है और एक है SO3। इनमें से अगर हमसे पूछे कि एसिडिक नेचर किसका हाई है, तो अब बेटा आप एसिडिक नेचर में किसको बताने वाले हो? तो आप तुरंत दिमाग में आएगा सर जी सल्फर के पास 2 ऑक्सीजन है, वहां पर सल्फर के पास 3 ऑक्सीजन। तो आसानी से हम इस बात को देख के बता सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड का एसिडिक नेचर कम है और सल्फर ट्राइऑक्साइड का एसिडिक नेचर अधिक है। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, अगर एक ही एलिमेंट पर कई ऑक्साइड बन सकते हैं तो ज्यादा ऑक्सीजन एटम वाला ऑक्साइड अधिक अम्लीय और कम ऑक्सीजन एटम वाला ऑक्साइड कम अम्लीय होता है। तो SO2 SO3 में बताओगे, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, SeO2 SeO3 दो ऑक्साइड आपको मिले, इनमें से अधिक अम्लीय कौन होना चाहिए? SeO3। ये ज्यादा एसिडिक होगा बिकॉज क्योंकि इसने ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को कंटेन करके अपने पास रखा हुआ है। अब लेकिन इनमें से बात करेंगे हम लोग जिनमें से नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका भी क्रम तैयार रखेंगे हम लोग कि कौन सा एसिडिक होगा। तो बेटा उसमें से क्रम कुछ इस प्रकार है, SO2 अधिक अम्लीय, उससे कम अम्लीय, उससे कम अम्लीय। अब कहोगे सर जी ये वाला क्रम तो बिल्कुल दिमाग में नहीं आया। अगर ये वाला क्रम दिमाग में नहीं आया है तो फिर पढ़ाई करेंगे थोड़ा सा उधर की ओर। बेटा इस लाइन को ध्यान से याद रखना भैया, धातु ऑक्साइड, अगर हम ऑक्साइड किसी धातु का लेते हैं तो वो नेचर में कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है, कहोगे सर जी एक एग्जांपल बता देते। बिल्कुल बताएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम धातु है, कैल्शियम का ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है? क्षारीय। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड प्रकृति में कैसा होता है? क्षारीय। लेकिन अभी भी बहुत बच्चों के दिमाग में ऐसा, सर जी कैल्शियम ऑक्साइड क्षारीय क्यों होता है? उसका भी रीजन है मेरे पास। बेटा कैल्शियम ऑक्साइड को अगर आप जल में घोल दो क्या बनेगा? CaOH का होल, ये OH माइनस आयन दे सकता है कि नहीं दे सकता है? अब तो क्षारीय मानते हो, बड़ी देर में मानते हो क्षारीय नहीं। अभी एक हमारे पास और है अधातु ऑक्साइड। बेटा ध्यान रखना ये प्रकृति में कैसा होता है? अच्छा ध्यान से देख के बताओ, इन सभी में से अगर देखा जाए ये सबसे अधात्विक है ना, अधातु है, क्योंकि तुम कह रहे थे इधर जाओगे तो धात्विक नेचर बढ़ेगा, ऐसा बोल रहे थे कुछ देर पहले, क्योंकि ये सबसे बड़ा अधातु है, बड़ा वाला अधातु है। इसका अम्लीय नेचर भी सबसे कैसा होगा? अधिक। अधातु का ऑक्साइड का अम्लीय नेचर अधिक होता है, अधातु है इसके ऑक्साइड का अम्लीय नेचर अधिक होगा, उससे से थोड़ा सा ये धात्विक प्रकृति में आने लगा, या ऐसा कह सकते इसका अधात्विक नेचर कम हो गया, क्योंकि अधात्विक नेचर कम हो गया अम्लीय प्रकृति भी कम हो गई, अधात्विक नेचर और भी कम हो गया अम्लीय प्रकृति और भी कम हो गई, अधात्विक नेचर सबसे कम हो गया अम्लीय प्रकृति सबसे कम हो गई। नहीं समझ पा रही इस बातों को?
तो एक काम करते हैं, फिर इनको नोट कर लेते हैं, बाकी जो कुछ कैरेक्टर बचे हैं अभी भी उनको पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे।